फोकस फ्यूचर में मैं शरद यादव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं ये कामना करता हूं कि ये नया साल आप सब लोगों के लिए उन्नति लेकर आए और आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, ऐसी मेरी कामना है। जैसे कि मैंने बाल विकास का जो पढ़ाया था उसमें हमने संक्षिप्त अध्ययन किया था इससे पहले। अब हम विस्तृत तथ्यों के बारे में जानेंगे क्योंकि इसकी भी जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। जो आज का टॉपिक है वो है अभिवृद्धि एवं विकास। असल में अभिवृद्धि होता क्या है और विकास होता क्या है। हम सब लोग एक गलती कर बैठते हैं कि अभिवृद्धि को वृद्धि समझ लेते हैं कि जो अभिवृद्धि है वही वृद्धि है, जो अभिवृद्धि है वही वृद्धि है। बिल्कुल सही समझते हैं, अभिवृद्धि ही वृद्धि है, लेकिन वृद्धि अभिवृद्धि नहीं है। अभिवृद्धि तो वृद्धि है लेकिन वृद्धि अभिवृद्धि नहीं है। इसके कारण मैं बताता हूँ क्या कारण है कि अभिवृद्धि तो वृद्धि है लेकिन वृद्धि अभिवृद्धि नहीं है। जो हमारा अभिवृद्धि होता है उसके अंदर हमारी लंबाई और भार दोनों आएगा, लंबाई और भार दोनों आएगा। लंबाई हमारी वृद्धि हो गई और भार तो आप सब लोग भली भांति जानते ही होंगे। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो अभिवृद्धि और वृद्धि एक नहीं है। अभिवृद्धि के अंदर वृद्धि और भार दोनों आती हैं। अभिवृद्धि एवं विकास इसका अध्ययन करेंगे तो स्टेप वाइज हम पहले अभिवृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। अभिवृद्धि होता क्या है? अभिवृद्धि मानव में होने वाली वृद्धि और उसके भार में परिवर्तन होना ही अभिवृद्धि है। ये बात कही है महान मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने। अभिवृद्धि से आश्चर्य शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि से होता है जिसका मापन संभव हो। अभिवृद्धि वो है जिसको माप सकते हैं, परिमाणात्मक हो, जिसका मापन संभव हो, वो अभिवृद्धि है। अब अभिवृद्धि जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया क्यों है? क्योंकि अभिवृद्धि हर एक जीव में होती है। अभिवृद्धि हर एक जीव में होती है। परिमाणात्मक परिवर्तन है। परिमाणात्मक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, इसका मापन संभव है। अभिवृद्धि का मापन संभव है। अभिवृद्धि में आपका वृद्धि और भार, जो शारीरिक वृद्धि होती है और जो शारीरिक जो भार होता है वो हमारा अभिवृद्धि में आ जाएगा। तो इसका मापन संभव है, इसलिए इसे परिमाणात्मक परिवर्तन में रखा जाता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। मूर्त का मतलब है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं। देखो अब आप लोगों ने अच्छे से कि अगर किसी की लंबाई बढ़ रही है, मतलब कि कोई व्यक्ति में वृद्धि हो रही है, तो वो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है कि व्यक्ति में वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास को हम नहीं देख सकते, विकास को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो जो अभिवृद्धि है वो मूर्त है। ठीक है। जो अगला पॉइंट आता है इसका, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। जो वृद्धि होती है वो है एक निश्चित आयु तक होती है, जो कि बालकों में वो आयु 18 से 19 वर्ष तक होती है, जबकि बालिकाओं में वो आयु 16 वर्ष तक देखने को मिलती है। तो ये इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, या इसे संकुचित भी बोल सकते हैं। संकुचित, संकुचित, सीमित से मतलब है संकुचित। वृद्धि आजीवन नहीं चलती, कुछ समय बाद ये रुक जाती है। देखा होगा आप लोगों ने कि किशोरावस्था तक तो व्यक्ति की वृद्धि होती है, लेकिन किशोरावस्था के बाद वो वृद्धि वो रुक जाती है, आजीवन नहीं चलती है। जैसे ही किशोरावस्था को क्रॉस करता है, वो युवावस्था प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ समय बाद रुक जाती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। ठीक है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है क्योंकि
ये एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित है। इससे पहले हमने पढ़ाया था वृद्धि का क्षेत्र सीमित है, उसी प्रकार अभिवृद्धि का प्रयोग भी संकुचित अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में क्या आता है? शारीरिक वृद्धि और शारीरिक भार। तो हम कितना जान सकते हैं? वृद्धि और भार, ये अभिवृद्धि में आ जाता है, जो शारीरिक रहता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। अभिवृद्धि में वृद्धि और भार के अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित है। अगर विकास की बात करेंगे तो उसमें कई कारक होंगे, इसमें तो दो ही कारक हैं आपके, वृद्धि और भार हो गया। विकास की बात करेंगे, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बहुत सारे कारक देखने को मिलेंगे, नैतिक विकास। तो ये इसका संकुचित अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का अभिवृद्धि में स्थान नगण्य है। क्योंकि जो भी चीज़ हम सीखेंगे या वातावरण से जो भी चीज़ हम हासिल करेंगे, जो भी हमारे अंदर संज्ञानात्मक विकास होगा, तो उसका अभिवृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है व्यक्ति की वृद्धि हो रही हो, उसकी लंबाई ज़्यादा हो तो उसके अंदर विकास भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्ति का वजन ज़्यादा है तो व्यक्ति समझदार हो, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका स्थान नगण्य है। ठीक है। अगला विकास। तो विकास के अंतर्गत हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास, व्यक्ति समाज में जिन चीज़ों को सीखता है, जानता है, वही उसका सामाजिक विकास हो गया। सांस्कृतिक विकास, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानना और सीखना, सांस्कृतिक विकास हो गया। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, नैतिक विकास क्या होता है? व्यक्ति के अंदर नैतिकता का ज्ञान होना, जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, हमें कटुता नहीं रखनी चाहिए, ये सब नैतिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। मानसिक विकास, जो उसकी मनोगति के कारण जो विकास होता है, मानसिक विकास। देखते हैं कि किसी का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, किसी का मानसिक विकास तीव्र गति से नहीं होता। मानसिक विकास में ये सब सम्मिलित हैं। अगर व्यक्ति का मानसिक विकास तीव्र गति से होगा तो व्यक्ति के अंदर सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और नैतिक विकास भी तीव्र गति से होगा। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास से तात्पर्य एक तरीके से हम समझ सकते हैं वही अभिवृद्धि, वही अभिवृद्धि। शारीरिक विकास से तात्पर्य अभिवृद्धि। अभिवृद्धि शारीरिक विकास से तात्पर्य क्यों तात्पर्य है? उसका कारण ये है, जो अभिवृद्धि है हमारी, जो अभिवृद्धि है हमारी, वो विकास में आ सकती है, लेकिन अभिवृद्धि के अंदर विकास नहीं आ सकता। विकास का एक कारक अभिवृद्धि है, उसमें शारीरिक विकास। ठीक है। संवेगात्मक विकास देखा होगा, शैशवावस्था के बच्चों में 4-5 संवेगात्मकता होती है। जैसे कि अगर संवेग देखें तो उनके अंदर 4-5 देखने को मिलती हैं। इसमें पहला है भूख, दूसरा क्रोध, तीसरा डर, प्रेम। तो ये देखने को मिलते हैं शैशवावस्था में। लेकिन हम जैसे जैसे व्यक्ति शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, तो ये सारे संवेग परिवर्तन होने लगते हैं और उसके अंदर और भी संवेग देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संवेगात्मक विकास के परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। विकास मुख्यतः वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया पर आधारित है। जो विकास है वो वंशानुक्रम से तात्पर्य ये है कि आनुवांशिक लक्षण, जो आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति के अंदर आते हैं, तो उससे तात्पर्य है। और वातावरण में मान लीजिए जैसा वातावरण होगा, व्यक्ति के अंदर विकास भी वैसा ही होगा। अगर वातावरण में लोग नैतिकता पर बल देते हैं और व्यक्ति
आदर्शता पे बल देते हैं, तो बच्चे भी वैसी ही बातें सीखेंगे और वैसी ही चीज सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। अगर पूछा जाए कि अभिवृद्धि में कौन सा परिवर्तन होगा, तो होगा उसमें परिमाणात्मक, क्योंकि अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, इसका मापन संभव है, इसका मापन संभव है, जबकि हम विकास को नहीं माप सकते। अगर माप सकते हैं तो अनुमानित, माप सकते हैं तो अनुमानित, विकास को नहीं माप सकते, इसलिए इसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास के अंदर परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि भी शामिल है, क्योंकि इसमें वृद्धि भी शामिल है, क्योंकि इसमें वृद्धि भी शामिल है, विकास में वृद्धि भी शामिल है। वृद्धि अभिवृद्धि के साथ साथ विकास में भी शामिल है, तो इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन तो देखने को मिलेंगे हमें, उसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति का गुण कैसा है, क्या उसका विकास किस तरीके से हुआ है, इसको हम नहीं देख सकते मूर्त रूप से। ये उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, वो अच्छे अच्छे गुणों को सीखता जाता है, उसी को वो धारण करता है, उसी का वो एक तरीके से वो यूज करता है उन्हीं गुणों का। अगर मान लो अच्छे गुणों को सीखेगा तो बड़ों का आदर करेगा, किसी से कटुता से नहीं बोलेगा, अपनी समझ का प्रयोग करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी समय जरूर सीखता है, बस अंतर ये होता है कि कुछ अवस्थाओं में तो ये वो तीव्र गति से सीखता है और कुछ अवस्थाओं में वो बहुत ही मंद गति से सीखता है। अगर हम प्रौढ़ावस्था की बात करें तो व्यक्ति के जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, तो उसमें वो बहुत ही मंद गति से सीखता है। अगर बात करें किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में, तो व्यक्ति बहुत तीव्र गति से सीखता है। विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी का मतलब ये है, विकास से तात्पर्य ये नहीं है विकास कहीं एक निश्चित स्थान पर ही हो, इसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं है, इसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं है। विकास कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी समय हो सकता है। व्यक्ति कभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीख सकता है, तो इसलिए ये बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्यों होता है बताता हूं। मान लो अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में है, तो उसे हम सामान्य शब्द सिखाएंगे, बेटा इन्हें चाचा बोला जाता है, तो बच्चा उन्हें समझ जाएगा इन्हें चाचा बोलना है। क्या बच्चा उस अवस्था में यह जान पाएगा कि इन्हें चाचा क्यों बोला जाता है? वो नहीं जान पाएगा, केवल इतना समझ जाएगा इन्हें चाचा बोलना है, चाचा चाचा बोलेगा। लेकिन जिस प्रकार बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, तो वो समझ जाता है हमारे पिताजी के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं, हमारे पिताजी के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं। क्या हम ये चीज उसे शैशवावस्था में सिखा सकते हैं कि पिताजी के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं? नहीं सिखा सकते, ये विशिष्ट बात हो गई। लेकिन सामान्य बात क्या होगी? चाचा बोलना। सामान्य बात होगी चाचा को बोलना, चाचा बोलना। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास के प्रमुख तत्व। वृद्धि एवं विकास के प्रमुख तत्व, पहला है परिपक्वता और दूसरा है अधिगम। परिपक्वता क्या होता है? देखा होगा कोई एक छोटा बच्चा है, सामने आग जल रही है, तो उसे ये मालूम नहीं होगा अगर मैं इसमें अपना हाथ दूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन जब वो उसमें अपना हाथ देगा, उसका हाथ जलेगा, तो वो समझ जाएगा इसमें मुझे अपना हाथ नहीं देना है। तो यही परिपक्वता है। यही धीमे धीमे व्यक्ति ऐसे ही धीमे धीमे परिपक्व होने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है। और अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है तात्पर्य सीखना। वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इनके बारे में हम डीपली अगली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इनके प्रवर्तक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उनके प्रवर्तक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप पिछला कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसके प्रवर्तक देखने को मिलते हैं। तो पहले हम प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आगे पढ़ेंगे तो हमें
समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया एरिक्सन ने। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इन्हें आप याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्हें जरूर याद करिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास, जो अभिवृद्धि है वो वाम पक्ष और विकास आंतरिक प्लस वाम पक्ष। वाम मतलब कि बाहर की ओर जो हमें देखने को मिलता है, लंबाई है बाहर की ओर बढ़ती है जो हमें देखने को मिलती है। और जैसा कि हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, विकास के अंदर वृद्धि भी शामिल है। विकास के अंदर वृद्धि भी शामिल है, तो वृद्धि हमारा वाम पक्ष में हो जाएगा। तो विकास के अंदर आंतरिक प्लस वाम पक्ष दोनों आ जाएंगे। अब किसी के अंदर विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तो क्या हम जान पाएंगे उसके अंदर विकास कितना हुआ है? उसका मापन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये आंतरिक पक्ष के अंदर आ जाता है विकास। तो विकास का जो भी आपका सामाजिक विकास हो गया या संज्ञानात्मक विकास हो गया या आपका भाषी विकास हो गया, तो ये सब आपका आंतरिक पक्ष में आ जाएगा। और विकास के अंदर वृद्धि तो देखने को मिलती है, विकास का एक पार्ट वृद्धि भी है। तो वृद्धि जब वाम पक्ष में आती है तो विकास भी हमारा वाम पक्ष में आएगा। जैसे कि हम सब लोग भली बात ही जानते हैं, और आप सब लोगों ने किसी न किसी प्रकार का एग्जाम तो दिया ही होगा एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मनोवैज्ञानिक जरूर पूछे जाते हैं। या तो ये पूछने को मिलता है कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने कही है, या ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है, या आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है। किसी प्रकार से आ सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही है। ठीक है। अब जैसे फ्रैंक है, फ्रैंक ने कहा है कि अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि ये है कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वही अभिवृद्धि है। जैसे कि लंबाई और भार में परिवर्तन, लंबाई और भार में परिवर्तन। और जबकि इन्होंने विकास के बारे में सीधी बात कही है कि व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन ही विकास है। व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, या फिर वो क्या क्या चीजें सीख रहा है, क्या गुणीय विकास हो रहा है, वो सब आपका विकास में हो जाएगा। क्या क्या चीजें उसे सीखने को मिल रही हैं, क्या क्या चीज सीख रहा है, क्या क्या चीजों को वो अपने अंदर धारण कर पा रहा है, वो सब आपका विकास में आ जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं विकास के अंदर अभिवृद्धि भी आ जाएगी। ठीक है। विकास के अंदर वृद्धि आ सकती है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास नहीं आ सकता। ठीक है। एक तरीके से मान के चलिएगा, ये हमारा विकास है, तो इसके अंदर ये वृद्धि आ सकती है। तो हम बोल सकते हैं विकास के अंदर तो वृद्धि है। क्या हम बोल सकते हैं वृद्धि के अंदर विकास है? नहीं। जैसे कि एशिया के अंदर भारत है, क्या ये बोल सकते हैं भारत के अंदर एशिया है? नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रमुख तथ्य हैं विकास के, जो प्रतिपादक हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादक, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादक,
रॉबर्ट हैवी घस्ट, रॉबर्ट हैवी घस्ट। ठीक है। नवीन प्लस अधिगम का प्रतिपादक वुडवर्थ, नवीन प्लस विकास का प्रतिपादक हरलॉक। ये पूछे जाते हैं तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अब विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं सब भली भांति जानते हैं। विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था हो गई, तीसरी अवस्था किशोरावस्था हो गई, चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था हो गई, और पहली अवस्था गर्भाधान भ्रूणावस्था। तो जैसे कि गर्भाधान भ्रूणावस्था क्या होता है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, बच्चा सबसे पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद ही बच्चे का जन्म होता है। तो गर्भाधान मतलब कि गर्भ धारण करने से जन्म तक की अवस्था ही हमारी गर्भाधान या भ्रूणावस्था हो जाएगी। गर्भ धारण करने से जन्म तक की अवस्था गर्भाधान या भ्रूणावस्था हो जाएगी। उसके बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक रहती है। उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था देखने को मिलती है। इसमें 2 टाइप रहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। किशोरावस्था को मैं टीन एज भी बताया था, टीन एज भी बताया था। किशोरावस्था को टीन एज बोलते हैं, किशोरावस्था को टीन एज भी बोलते हैं। अगर हम इस सब के बारे में एक साथ अध्ययन करें तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। देखिएगा, ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों को मैंने एक साथ ले लिया है। अगर शैशवावस्था की बात करें, सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को बोला जाता है। सीखने का अनोखा काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। सीखने का अनोखा काल, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल बोलते हैं। अब बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अनोखा काल अलग अलग है। सीखने का अनोखा काल हो गया हमारी शैशवावस्था, जिसे बोला है वैलेंटाइन ने। और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल ये कहा है कॉल एवं ब्रूस, ये कहा है कॉल एवं ब्रूस। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। उसके बाद बात करते हैं किशोरावस्था की, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। जो किशोरावस्था है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, ये बात कही है रॉस ने, रॉस, ये बात कही है रॉस ने। जो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बोला जाता है, ये कहा है रॉस ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सीखने का अनोखा काल, शैशवावस्था, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, बाल्यावस्था और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस ने कहा है। तो सीखने का अनोखा काल, शैशवावस्था को किसने बताया है? वैलेंटाइन ने। प्रश्न इस तरीके से मिलेगा, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है या किस शिक्षा वैज्ञानिक ने कहा है? तो आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो आंसर हो जाएगा कॉल एवं ब्रूस। और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने कहा है? आंसर होगा रॉस। उसी प्रकार एक एक तत्व को हम देखते हैं। अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक जो हमारा शारीरिक विकास है, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है, ये चीज़ हमने देखी भी है। बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, शैशवावस्था में सीखता है।
तो ये जो शारीरिक विकास है ना, तो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से शैशवावस्था में होता है। अगर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करें तो बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है पहले तो बहुत तीव्र होगा, फिर अंतिम वर्षों में उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी, मतलब कि थोड़ा कम होने लगेगा। अगर बात करते हैं किशोरावस्था में, तो शारीरिक विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है, मतलब कि व्यक्ति की लंबाई जितनी होगी, वृद्धि जितनी होगी, जितनी बढ़नी होगी, सब वो किशोरावस्था में हो जाएगी। युवावस्था प्रौढ़ावस्था में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि ये दवा खा लीजिए कि इससे लंबाई बढ़ जाएगी, 30 साल तक लंबाई बढ़ेगी, 35 साल तक लंबाई बढ़ेगी। वो सब मिथ्या हैं, अगर कहें तो बिल्कुल झूठ है। उन एडवर्टाइजमेंट पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि उससे हमारे शरीर को हानि पहुंचने के सिवा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं शारीरिक विकास में, पहला लंबाई शैशवावस्था में जन्म के समय 51 सेंटीमीटर, जन्म के समय कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर या 20 इंच, 51 सेंटीमीटर या 20 इंच ये होती है। उसके बाद ये लंबाई हर प्रथम वर्ष 73 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है, 51 से 73 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें बाल्यावस्था में, तो प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ती है। बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ती है। औसतन ये औसतन है, ये इससे मतलब नहीं है हर एक की लंबाई ऐसे ही बढ़ेगी। औसतन सामान्य व्यक्ति की संपूर्ण बाल्यकाल में 30 से 42 सेंटीमीटर तक उसके अंदर औसतन वृद्धि होती है संपूर्ण बालकाल में। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो अधिकतम लंबाई बालिकाओं में 16 वर्ष और बालकों में अधिकतम लंबाई 19 वर्ष तक देखने को मिलती है। अधिकतम अगर तीव्र गति से बढ़ेंगे तो। अगर भार की बात करें तो बालकों का भार बालिकाओं से ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। लगभग जो भार होता है शैशवावस्था में बालक बालिकाओं दोनों का लगभग 3 किलोग्राम होता है, लगभग 3 किलोग्राम होता है। और बाल्यावस्था और शैशवावस्था में हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो बालक के भरण पोषण के ऊपर डिपेंड करेगा, बालक के अंदर भार कितना है। इसमें अनुमानित ही देखने को मिलता है, और ये आंकड़े भी आपके अनुमानित हैं, औसतन है, किसी के अंदर ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर मस्तिष्क भार की बात करें तो मस्तिष्क भार शैशवावस्था में जन्म के समय 350 ग्राम होता है। जन्म के समय 350 ग्राम देखने को मिलता है, 350 ग्राम, और 6 वर्ष तक हो जाता है 1 किलोग्राम 250 ग्राम, 1 किलोग्राम 250 ग्राम। और अगर बाल्यावस्था में बात करें तो सिर के आकार का 95% जो मस्तिष्क का भार है वो बढ़ता है प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति के। प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति के 95% जो भी हमारा मस्तिष्क का भार बढ़ना होगा वो प्रौढ़ावस्था का जो व्यक्ति होगा, ये प्रौढ़ होगा, उसका 95% बाल्यावस्था में हो जाता है, और 90% हो जाता है हमारे शैशवावस्था में। और पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है किशोरावस्था में 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक, मतलब कि 90% होता है शैशवावस्था में, 95% बाल्यावस्था में, और 100% हो जाता है किशोरावस्था में, 100% हो जाता है किशोरावस्था में, 100% हो जाता है किशोरावस्था में। अगर हड्डियों की बात की जाए, अगर हड्डियों की बात की जाए तो अगर हड्डियों की बात की जाए तो किशोरावस्था में और शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, तो शैशवावस्था में जो हड्डियां देखने को मिलती हैं बच्चों के अंदर औसतन 270, बच्चों के अंदर हड्डियां देखने को मिलती हैं 270। और अगर बात करें बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में 270 से ज़्यादा या कम देखने को मिल सकती हैं, अधिकतम 350 भी हो सकती हैं। 270 से ज़्यादा
देखने को मिलती हैं, 270 से ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या इससे कम हो सकती हैं, निश्चित नहीं है, किसी के अंदर कम भी हो सकती हैं। अगर बात करें किशोरावस्था में तो हड्डियाँ 206 प्रकार की देखने को मिलती हैं किशोरावस्था में, 206 प्रकार की, 206 प्रकार की किशोरावस्था में हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। अगर हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट जन्म के समय अनियमित, मतलब कि कोई भी हम निश्चित माप नहीं बता सकते, तो भी करीब किसी के अंदर 110, किसी के अंदर 120, किसी के अंदर 90, किसी के अंदर 140 पर मिनट हमें देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें बाल्यावस्था में तो इसमें भी 1 मिनट में 100 बार हार्ट बीट होती है, मतलब कि जो हार्ट है हमारा या हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। और किशोरावस्था में हार्ट बीट 72 बार होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहिएगा, घर पर ही रहिएगा और अपने अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा।